आज के समाज में एक अजीब विरोधाभास दिखाई देता है। लोगों को खाने से बहुत प्यार होता है। स्वादिष्ट भोजन सभी को पसंद आता है। लेकिन उसी समाज में खासकर महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वे हमेशा पतली रहें, कम खाएं और अपने शरीर को एक खास ढांचे में फिट करें। अगर कोई महिला खाने का आनंद लेती है या अपने शरीर को लेकर समाज की तय की हुई सीमाओं को नहीं मानती, तो अक्सर उसे आलोचना, ताने और फैसलों का सामना करना पड़ता है। यही सवाल इस कहानी के केंद्र में है। क्या एक महिला को अपने तरीके से जीने और खाने का अधिकार है? और क्या समाज अक्सर महिलाओं को उनके असली व्यक्तित्व के बजाय उनके शरीर और व्यवहार से जज करता है? इन्हीं सवालों के आसपास घूमती है जापानी लेखिका आसाको यूजुकी की चर्चित और दिलचस्प किताब बटर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द समरी रूम, जहां बड़ी और दिलचस्प किताबों को आसान और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। बटर एक अनोखी और गहरी कहानी है जो अपराध, समाज, खाने की संस्कृति और महिलाओं की स्वतंत्रता जैसे विषयों को एक साथ जोड़ती है। ये कहानी जापान की एक वास्तविक घटना से प्रेरित है, लेकिन लेखक ने इसे एक काल्पनिक और गहरी सामाजिक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। कहानी के मुख्य पात्र हैं रिका मचीदा, जो टोक्यो में काम करने वाली एक युवा पत्रकार है। वो एक पत्रिका में काम करती है और अपराध से जुड़ी खबरों को कवर करती है। रिका मेहनती और ईमानदार पत्रकार है, लेकिन वो अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। कई बार उसे लगता है कि मीडिया सच्चाई की बजाय सनसनी पर ज्यादा ध्यान देता है। एक दिन उसके सामने एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमय केस आता है। ये केस है मनाको काजी नाम की एक महिला का। मनाको काजी पर आरोप है कि उसने कई अमीर पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर उनकी हत्या कर दी। ये मामला पूरे जापान में चर्चा का विषय बन चुका है। मीडिया ने मनाको काजी को एक खतरनाक और चालाक महिला के रूप में पेश किया है, लेकिन इस केस की सबसे अजीब बात यह है कि मनाको काजी को खाने का बहुत शौक है। खासकर उसे स्वादिष्ट और महंगे भोजन बनाना और खाना पसंद है। मीडिया में उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो पुरुषों को अपने बनाए हुए स्वादिष्ट खाने से आकर्षित करती थी। रिका मचीदा को यह केस बेहद दिलचस्प लगता है। वो सोचती है कि मीडिया ने शायद इस महिला की कहानी को बहुत सरल और एक तरफा तरीके से पेश किया है। इसलिए वो फैसला करती है कि वो खुद मनाको काजी से मिलकर उसकी असली कहानी समझने की कोशिश करेगी। लेकिन ये आसान काम नहीं होता। मनाको काजी जेल में है और वो किसी भी पत्रकार से बात करने के लिए तैयार नहीं होती। कई बार कोशिश करने के बाद भी रिका को उससे मिलने का मौका नहीं मिलता। आखिरकार एक दिन मनाको काजी एक शर्त पर रिका से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी शर्त बहुत अजीब होती है। वो कहती है कि अगर रीका सच में उससे बात करना चाहती है तो उसे खाने के बारे में गंभीरता से समझना होगा। उसे खाना केवल पेट भरने की चीज नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण अनुभव मानना होगा। यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। रीका धीरे धीरे मनाको काजी से मिलने लगती है। हर मुलाकात सामान्य इंटरव्यू जैसी नहीं होती। मनाको सीधे सीधे अपने अपराधों के बारे में बात नहीं करती। वो बार बार बातचीत को खाने, स्वाद और रसोई की तरफ मोड़ देती है। शुरुआत में रिका को ये अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि मनाको के लिए खाना केवल भोजन नहीं, बल्कि शक्ति, स्वतंत्रता और पहचान का एक तरीका है। मनाको उसे बताती है कि अच्छा खाना बनाना केवल एक घरेलू काम नहीं, बल्कि एक कला है। वो बहुत विस्तार से बताती है कि कैसे सही सामग्री चुनना, सही तापमान पर पकाना और धैर्य के साथ खाना बनाना जरूरी होता है। इसी दौरान वो बार बार बटर यानी मक्खन का जिक्र करती है। मनाको के अनुसार असली स्वाद समझने के लिए अच्छे मक्खन का इस्तेमाल जरूरी है। वो कहती है कि समाज अक्सर महिलाओं को कम खाने और अपने शरीर को सीमित रखने के लिए कहता है, लेकिन स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मक्खन उसके लिए केवल एक सामग्री नहीं, बल्कि जीवन का आनंद लेने का प्रतीक है। एक बार वो रिका को एक खास डिश के बारे में बताती है, जिसमें गर्म चावल पर भरपूर मक्खन और सोया सॉस डालकर खाया जाता है। ये बहुत साधारण भोजन लगता है, लेकिन मनाको इसे इतने भाव और विस्तार से समझाती है कि रिका के मन में भी उसे चखने की उत्सुकता पैदा हो जाती है। जेल से लौटने के बाद रिका खुद उस डिश को बनाकर खाती है। जब वो उसे खाती है तो उसे एहसास होता है कि उसने पहले कभी खाने को इतना ध्यान और आनंद के साथ महसूस नहीं किया था। यहीं से रिका के जीवन में धीरे धीरे बदलाव शुरू होता है। पहले वो अपने शरीर और खाने को लेकर बहुत सतर्क रहती थी। वो कम खाना खाती थी और हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि उसका वजन न बढ़े। समाज में महिलाओं पर पतला रहने का जो दबाव होता है, वो उसी के अनुसार जी रही थी।
लेकिन मनाको से मिलने के बाद उसका नजरिया बदलने लगता है। वो अलग अलग तरह के भोजन को समझने और उसका आनंद लेने लगती है। वो अच्छे रेस्टोरेंट में जाती है, नई रेसिपी सीखती है और खाने को केवल कैलोरी के रूप में नहीं बल्कि एक अनुभव के रूप में देखने लगती है। इसी दौरान उसकी दोस्त रिको भी कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रिको रीका की पुरानी दोस्त है जो अपने शरीर को लेकर समाज के दबाव से काफी परेशान रही है। वो लगातार डाइटिंग करती है और अपने शरीर को लेकर असुरक्षित महसूस करती है। जब रीका उसे मनाको के विचारों के बारे में बताती है तो धीरे धीरे रिको का नजरिया भी बदलने लगता है। दोनों दोस्त मिलकर नए नए व्यंजन बनाने लगती हैं और खाने को लेकर समाज द्वारा बनाए गए नियमों पर सवाल उठाने लगती हैं। इसी बीच रीका मनाको के केस की गहराई में भी जाने की कोशिश करती रहती है। वो उन पुरुषों के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है जिनकी मौत के लिए मनाको को जिम्मेदार माना गया था। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उन पुरुषों का जीवन भी काफी जटिल था। कई पुरुष अकेलेपन से जूझ रहे थे और मनाको के साथ उनके संबंध बहुत अजीब और उलझे हुए थे। इससे कहानी और रहस्यमय हो जाती है क्योंकि ये साफ नहीं हो पाता कि मनाको वास्तव में कितनी दोषी है और कितनी नहीं। मनाको की एक और खास बात यह है कि वो समाज की सुंदरता और पारंपरिक धारणाओं को भी चुनौती देती है। मीडिया अक्सर उसे लालची, खाने की शौकीन और असामान्य महिला के रूप में दिखाता है, लेकिन जब रीका उससे मिलती है तो उसे महसूस होता है कि कहानी इतनी सरल नहीं है। मनाको समाज के उन नियमों को मानने से इनकार करती है जो महिलाओं पर लगाए जाते हैं। वो बिना किसी शर्म के अच्छे भोजन का आनंद लेती है और अपने तरीके से जीने की कोशिश करती है। धीरे धीरे रीका को यह समझ आने लगता है कि मीडिया ने मनाको की छवि को बहुत सरल और नाटकीय तरीके से प्रस्तुत किया है। असलियत उससे कहीं ज्यादा जटिल है। कहानी आगे बढ़ते हुए केवल एक अपराध की कहानी नहीं रह जाती। ये समाज, मीडिया, महिलाओं की स्वतंत्रता और शरीर से जुड़ी धारणाओं के बारे में गहरी चर्चा बन जाती है। रीका अपने आसपास के समाज को नए नजरिए से देखने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि लोग अक्सर दूसरों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं बिना उनकी पूरी कहानी जाने। धीरे धीरे रीका ये महसूस करने लगती है कि मनाको काजी केवल एक अपराधी नहीं है, वो एक ऐसी महिला भी है जो समाज के तय किए गए नियमों को चुनौती देती है और लोगों को अपने सोचने के तरीके पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। किताब ये भी दिखाती है कि कैसे समाज महिलाओं को उनके शरीर, उनके खाने और उनके व्यवहार के आधार पर जज करता है। अगर कोई महिला समाज के नए नियमों से अलग चलती है तो उसे तुरंत आलोचना का सामना करना पड़ता है। बटर की कहानी खाने के माध्यम से समाज की सोच, महिलाओं की आजादी और मीडिया की भूमिका को गहराई से दिखाती है। ये किताब पाठकों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम दूसरों के बारे में कितनी जल्दी राय बना लेते हैं और कई बार वो राय अधूरी जानकारी पर आधारित होती है। इस किताब की खास बात यह है कि इसमें खाना केवल एक विषय नहीं है बल्कि एक प्रतीक है। ये जीवन का आनंद लेने, अपने फैसले खुद लेने और समाज के दबाव से बाहर निकलने का प्रतीक बन जाता है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो और आप इसे पूरी तरह पढ़ना चाहते हो तो कृपया इस किताब को जरूर खरीदें। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक किताबों के सारांश को सुनने के लिए द समरी रूम को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।